हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया और हम अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की सीरीज में हम अपने एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को अच्छे से डिकोड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसको अगर हम अच्छे से डिकोड नहीं करेंगे तो हम अच्छे से उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हमारा डिकोड करने का काम चल रहा है यहाँ पे फिलहाल। और हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ना कोई टेबल इग्नोर करेंगे, ना ही कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ना ही कोई इंटेक्स्ट एग्जांपल, ना ही कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। दैट मतलब ऐसा आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज द बेयर मिनिमम जो आपको करना ही करना है, इवन इफ यू आर ओनली गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स। और अगर आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू। मतलब इतनी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 80% ऑफ द सिलेबस आपका, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड करके पढ़ लें तो क्लियर हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट अपना चैप्टर, है ना। तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The transition metals form a large number of complex compounds in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electrons। अब इसको समझना है, पहले इस लाइन को ढंग से समझना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स। हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा है डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक होता है और बीच में कहीं लाई करता है अपना डी ब्लॉक, है ना। और डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो हमको एस से पी ब्लॉक का क्या दिखाते हैं? ट्रांजिशन। मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच बीच की होगी, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं अपने एस और पी ब्लॉक के जैसा। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होंगे वो अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीजें देख रखी है कि अपने जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कभी कभी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कभी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और हमने काफी कुछ इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। ये कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इनके जैसे मेन ग्रुप वालों के जैसा बिल्कुल नहीं दिखते हैं। इसीलिए हमको एक सेपरेट चैप्टर बनाना पड़ गया इनके कंपाउंड्स के लिए, और उसी चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अपने पास बीच में होता है एक मेटल और इससे साथ जुड़े रहते हैं अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और इनके बीच में क्या होगी? शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन नहीं देगा, दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग लेटर। अभी बस हम ये समझते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था इनका? काफी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलता था। हमने देखा है कि अपने जो एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ये ज्यादातर -1, -2, -3 या फिर +1, +2, +3 पे ही फैल जाते थे। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं थी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा है कि ये +5, +7 इतने तक भी ये लोग पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास जो मेटल है उनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और वो होता है काफी हैवी पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इसी की वजह से ये क्या कर पाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और हमको पता है कि क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट आइदर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स, है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले लोग होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनायंस। लेट्स से कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, SO4 2- इज एन अनायन, दिस कैन गेट अट्रैक्टेड टू आवर मेटल, जैसे कि साइनाइड माइनस। और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम और भी अनायंस देखेंगे। और ऐसे लोग जिनके पास लोन पेयर्स, जैसे कि अपने पास है NH3। हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, तो ये भी इनसे अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल है तो पानी के पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें कि वो सिर्फ 2 ही यूज कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी बाकी है, मतलब कि 2 लोन पेयर, तो ये भी इस हैवी पॉजिटिव चार्ज से क्या हो सकते हैं? अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बिटवीन अ मेटल विच इज अ ट्रांजिशन मेटल which will have a heavy positive charge and that will be attracted by the negative charge and the lone pair of the neutral molecules। I hope कि यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम क्लोरोफिल के बारे में बात करें, हेमोग्लोबिन के बारे में बात करें और विटामिन B12 के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं? दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम कि आप बताइए कि इनके बीच में मेटल कौन सा वाला होता है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और सारे कंपाउंड्स में अलग अलग मेटल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल का जो बीच का मेटल होता है उसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन की तो उसमें कौन होता है? आयरन। और अगर हम विटामिन B12 के बारे में बात करें तो उसमें कौन होता है? कोबाल्ट। ये बात हमको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि क्लोरोफिल में कौन है?
क्लोरोफिल में होगा मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में आयरन और विटामिन B12 में कोबाल्ट। सिंपल। चलिए अब हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि अपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट्स बनते हैं और भी बहुत जगह हमको इनका यूज देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिला जुला के नाउ वी आर कन्विंस्ड कि हम ये चैप्टर पढ़ सकते हैं और ये सही में इंपॉर्टेंट है ना। चलो नाउ लेट्स अस मूव टू द थ्योरी। देखो हर चैप्टर की शुरुआत केमिस्ट्री में ऐसे ही होती है कि कोई एक आदमी आता है, वो उसके बारे में कुछ तो बताता है कि हाँ एक नई चीज मिल रही है, आप लोग सब लोग आइए बैठ जाइए देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। फिर उसकी वो बात हम लोग कुछ दिन तक सही मानते हैं क्योंकि उस समय तक कोई और नई बात हमें पता नहीं होती। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं इसकी बातें ठीक तो लग रही है पर कुछ बातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से फिर दूसरी थ्योरी आती है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले हमारी वर्नर की थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे VBT पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद CFT पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज भी है, MOT भी है, लिगैंड फील्ड थ्योरी भी है, पर वो सब चीजें हमको हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री में नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे करके अपनी वर्नर थ्योरी, VBT और CFT को ध्यान से पढ़ेंगे और ये सारी थ्योरी है रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर वर्नर्स थ्योरी। वर्नर की जो थ्योरी है, वर्नर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था। विथ सो मच लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैज डन सो मेनी थिंग्स जो कि काफी काबिले तारीफ है। चलिए अब देखते हैं कि इनकी तारीफ इतनी क्यों कर रहे हैं लोग। हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1 मोल COCl3 है जिसमें 6 NH3 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Cl3 है, यहाँ भी Cl3 है और यहाँ भी Cl3 है। यहाँ पे 5 NH3, 4 NH3 और 4 NH3। तो ये नंबर्स हमको ध्यान से देखने हैं कि क्यों यहाँ पे NH3 का नंबर तो क्या हो रहा है, NH3 का नंबर तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन क्लोरीन का नंबर 3 ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में 3 Cl- आयंस तो हैं। हम क्या करा रहे हैं, इन सारे ही कंपाउंड्स का एक एक मोल ले रहे हैं, एक एक मोल ले रहे हैं और इनका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ AgNO2 के साथ। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और हम बस क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस में डाल रहे हैं कि अपने सिल्वर नाइट्रेट की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस हमने करवाए इन सारे कंपाउंड्स के और सरप्राइजिंगली हमको ये मिला, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अपने पास 3 Cl- आयंस, 3 Cl तो सब में है, तो हमको मिलने चाहिए 3 मोल Cl मिलना चाहिए। या फिर हम इसको अगर ऐसे समझें कि अगर हम इन सब चीज़ों का रिएक्शन करवाएंगे, ये जो अपना कंपाउंड है इसका रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ करवाया जाएगा और इसको अगर Cl मिलेगा तो NO2- तो जिसके साथ जो कंपाउंड बनाना है बनाए, लेकिन हमको AgCl तो पक्का से मिलने वाला है क्योंकि ये किसमें टूटेगा, Ag+ और NO2- में टूटेगा। तो दिस Ag+ विल गेट अट्रैक्टेड टू दी Cl- आयंस और हम देख रहे हैं कि अपने पास 3 Cl- हैं सब में। तो ये जो Cl- है, अगर 3 Cl है तो अगर हमारे पास 1 मोल अगर हमने कंपाउंड लिया है और 1 मोल में 3 Cl- है, तो अगर अपने पास लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा तो क्या बनना चाहिए, 3 मोल AgCl बनना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में ये सब बातें पढ़ रखी है। लेकिन सरप्राइजिंगली हमने क्या देखा कि पहले वाले में 3 मोल मिला, दूसरे वाले में 2, फिर 1 और फिर 1। अब ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसमें क्या सरप्राइजिंग है, एक बार ध्यान से समझते हैं। हमने देखा कि हमको तो लग रहा था कि 3 3 3 3 3 मिलना चाहिए, लेकिन अरे ये नंबर तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इस केस में एक जो Cl है वो बाहर नहीं आना चाह रहा। इस केस, इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो 2 Cl जो है वो बाहर आना नहीं चाहते। अब ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों बाहर नहीं आना चाहते? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने अपनी थ्योरी दी। वर्नर ने ये कहा कि जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये अनलाइक आवर मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो ये नॉर्मल कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके पास 2 तरह की वैलेंसीज होती है। पहली वैलेंसी का नाम है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी, देखो हमको पता है कि मेटल को पॉजिटिव चार्ज है, उसके जीवन में दुख है ना, वो बुलाता है कुछ लोगों को अपना दुख कम करने के लिए। अब कुछ लोग तो आते हैं उसका दुख कम करने के लिए, जैसे कि अनायंस आएंगे। हमको पता है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वो अपना दुख कम करने के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को बुलाता है जिनके पास लोन पेयर हो, या फिर अनायंस को बुलाता है। ये हम जानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके इसका दुख क्या कर देते हैं, कम करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं इसके जो इसके सच्चे साथी होते हैं, जो इसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बस ऐसे मुंह पे आए, हेल्प किया और बस खड़े हैं वहां पे, पीछे थोड़ा सा रोने का एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है, बट दे आर नॉट देयर ट्रू फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आएगा, हमारा अनायन आता है। और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन आता है, अनायंस भी आ सकते हैं और अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो सिर्फ अनायन सेटिस्फाई करेंगे और यहां पे दिस इज आयोनाइजेबल।
मतलब कि तुम इन लोगों को निकाल के आयंस बना के बाहर ले जा सकते हो, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो अनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसके क्या है, सच्चे साथी हैं और ये लोग इसको छोड़ के कभी भी नहीं जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल। अब इतनी बातें समझने के बाद एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह के लिंकेजेस होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, नॉर्मली आयोनाइजेबल होगी और इनको कौन सेटिस्फाई करेंगे, नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल है, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और बोल रहे हैं कि ये सारे मेटल्स के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अभी हम देखेंगे कि ये सब क्या चीजें हैं। द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अलग अलग होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट दिखाई देगा। इस बात को थोड़ा ढंग से समझते हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी पढ़ी थी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी VSEPR थ्योरी। आई होप कि सबको याद है। VSEPR थ्योरी में हमें ये बताया गया था कि अगर कोई बीच में पड़ा हुआ है और वो दो लोगों से जुड़ेगा तो उसका शेप कैसा होता है, लीनियर। ये बात हम जानते हैं। अगर कोई बीच में है और वो तीन लोगों से जुड़ रहा है तो उसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल, प्लेनर। और अगर कोई चार है तो वो कैसे जुड़ता है, ये लोग कैसे जुड़ने वाले हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ये सब बातें अभी और भी 5, 6, 7, 8 के लिए भी हमने पढ़ा है। तो इनका कहना कुल मिला जुला के ये है कि सारे मेटल्स जो हैं, सारे मेटल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स्ड होता है और हर कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक अलग स्पेशियल अरेंजमेंट दिखाई देगा, जिसके बारे में फर्दर हम चैप्टर में बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान से वर्नर थ्योरी को ढंग से पूरा समराइज करें तो वर्नर ने हमें क्या समझाया, वर्नर ने हमें ये बताया कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले थोड़े धोखेबाज टाइप के होते हैं, इनको हम आयोनाइज कर सकते हैं, मतलब अगर हम इनको बहला फुसला दें तो ये लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी उसके सच्चे दोस्त हैं, इसीलिए ये लोग नॉन आयोनाइजेबल होते हैं और ये लोग उसको छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। ये जो नंबर होता है ये हमको क्या बताता है, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहां पे याद रखना है कि ये क्या बताने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। उसके बाद इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा कौन आने वाला है, अनायंस। और इनको सेटिस्फाई करने के लिए अनायंस भी आ सकते हैं और कौन आ सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये सारे मेटल्स का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिखाई देगा कि जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, अगर एक है तो वो एक अलग तरह से अरेंज होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबके लिए हमको अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट दिखाई देगा, जिसको मैंने VSEPR थ्योरी से रिलेट करके समझाया। तो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है कि अपना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये हमको क्या समझाना चाहता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है इसी का नाम एक और होता है कोऑर्डिनेशन। और जो स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई देंगी उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या फिर कॉम्प्लेक्सेस। और जो लोग बाहर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से देखेंगे। हमने क्या एग्जाम्पल लिया, CuNH3 होल 6 और बाहर क्या लिखा हुआ है, 3+। अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे बताओ कोबाल्ट इज अ मेटल और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। मतलब अंदर जितने भी लोग होते हैं वो किसको बताते हैं, अपने सेकेंडरी वैलेंसी को। और ये जो 6 है ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी भी है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि CO है और Cl है और NH3 हमने कितना लिया है, यहाँ पे 5 लिया है। तो 5 और 1 ये लोग मिला के क्या बन गए, हमारे पास क्या मिल गया, हमको फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया है 6। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cl जो होता है वो एक एनायन है और NH3 जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो दोनों मिलके इसके सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमसे ये बताया गया कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले लोग हैं ये कैसी स्पीशीज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब एक बार ध्यान से देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल को अगर हम ध्यान से समझें तो इसका कुछ ऐसा फिगर आता है कि अपना मेटल होगा बीच में और यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर प्लेनर जैसा कुछ तो बनेगा और ये जो होगा ये होगा इनसाइड द प्लेन और ये होगा अबव द प्लेन। ऐसा हम ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हम इसका फोटो बनाएं तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि NH3 और NH3 ये लोग ऐसे रहेंगे प्लेन में और एक NH3 अपने प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका नाम हमने ऑक्टाहेड्रल क्यों रखा है, और ऑक्टा मतलब 8 होता है और हेड्रल मतलब फेसेस होते हैं। अगर हम इसको ढंग से बनाएंगे तो हमको दिखाई क्या देगा कि इसके पास 8 फेस होते हैं, ये 8 फेस वाला शेप बन रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स और हैं। क्या एग्जाम्पल है, NiCO4 निकल जो है वो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, CO मतलब यहाँ कोबाल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। ये क्या है, कार्बोनिल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इनका
बॉन्डिंग है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या निकल के ऊपर निकल के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, 4 लोग, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। और अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम यहाँ पे PtCl4 2 माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लैटिनम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। लेकिन सरप्राइजिंगली इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। अब ऐसा क्यों हुआ और ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हम आगे वीबीटी में देखेंगे। ठीक है, चलो आई होप कि यहाँ तक हमने अभी तक सिर्फ कितने पेजेस डिस्कस किए हैं, 2 पेजेस डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी के, और आप देख सकते हैं कि कितना कुछ था पढ़ने के लिए, है ना, कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पे अपना एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, जिसको ध्यान से देखना है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर हम AgCl का देखें कि कितना मोल हमको मिल रहा है जब इनको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इतना इतना मोल हमको मिल रहा है। इस केस में हमको 2 मोल मिल रहा है, मतलब ये दोनों लोग बाहर निकल के चले जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है, सिर्फ 4 NH3 की वजह से होगा और वो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 6 H2O है और 2 Cl2 है और दोनों ही निकल के बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। अगर यहाँ देखें तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो Cl4 है और यहाँ पे भी जो HCl है, ये सब मिलके क्या करने वाले हैं, इसको सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 और 2 6। अगर इसको देखोगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि एक Cl जो है वो बाहर आ जाता है, मतलब 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अगर यहाँ पे हम देखें 0 बाहर आ रहे हैं, मतलब कि दोनों Cl और 2 NH3 ये सब मिलकर क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 4। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही हैं कि हम कैसे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक, आंसर भी नीचे दिया हुआ था, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जब भी हम सॉल्व करेंगे कुछ भी, तो वी शुड नॉट सी द आंसर, वी शुड ऑनेस्टली आंसर द क्वेश्चन एंड देन वी कैन चेक कि हाँ क्या हमने सही फिगर आउट किया है या नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है कि हम सबसे पहले तो अगर तुमसे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स है ना डबल सॉल्ट के, पहले तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, कार्नेलाइट और फिर मोहर सॉल्ट और उसके बाद पोटैश एलम। इनका हमको एकदम अच्छे से फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। कार्नेलाइट को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, KCl.MgCl2 और इसके पास कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, 6। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें मोर सॉल्ट क्या होता है, मोर सॉल्ट इज FeSO4.NH4 SO4.6H2। ये हमको याद करना है, इसीलिए हम दोबारा से लिख के दिखा रहे हैं। उसके बाद पोटैश एलम क्या होता है, KAlSO4 ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 2 लोग हैं, डबल सॉल्ट है और आपके पास कौन है, एक कॉम्प्लेक्स है। दोनों में ही एक कॉमन चीज है क्या, कि ये लोग बनेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊटपटांग मेल हो जाएगा। हमेशा क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आएंगे, उनके कॉम्बिनेशन से ये बनने वाले। जैसे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, हमको यहाँ पे KCl एक अलग सॉल्ट है और यहाँ पे इसको देखें तो ये अलग सॉल्ट है और पानी अपना एक अलग चीज है। ये सब मिलके एक नया सॉल्ट बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्नेलाइट। अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स वाले लोगों को देखें तो उसमें भी हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आके जुड़ रहे हैं और ये लोग कुछ तो बना रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, 2 और मोर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे और वो लोग स्टेबल कंपाउंड्स और दे विल कम टुगेदर इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियोज और वो लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, अगर यहाँ पे हम डबल सॉल्ट्स के बारे में बात करें और अगर हम इनको पानी में डालें तो दे आर गोइंग टू लूज देयर आइडेंटिटी। मतलब कि हमको यहाँ पे अगर KCl जो है वो भूल जाएगा कि वो KCl था, वो किस में टूट जाएगा, K+ और Cl- में। MgCl2 क्या कर जाएगा, Mg2+ और Cl- में टूट जाएगा। यहाँ पे भी जितने भी आयंस हैं ये सब के सब टूट के अपने आयंस में बदल जाएंगे एंड दे विल फॉरगेट कि वो कौन से सॉल्ट का पार्ट थे, तो दे आर गोइंग टू लूज देयर आइडेंटिटी। पर वहीं अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालें तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट CN- का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमको पता है कि Fe जो है और जो CN है, इनकी जो दोस्ती है ये बहुत ज्यादा सच्ची वाली दोस्ती है और किसी भी कंडीशन में ये लोग इसको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या हम इनको पानी में डालेंगे तो CN- अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम CN- का टेस्ट यहाँ करें तो हमको नहीं मिलेगा, वो बोलेगा नहीं यहाँ तो कोई CN- आयन नहीं है, यहाँ तो FeCN6 का हमको टेस्ट मिलेगा, लेकिन हमको CN- का अलग से कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। तो कुल मिला जुला के बस बात इतनी सी है कि दोनों ही लोग 2 या 2 से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स के मिलने से बनते हैं इन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। लेकिन एक केस में जब उनको हम पानी में डालते हैं तो ऑल द आयंस विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे आर गोइंग टू फॉरगेट व्हाट दे वर बिफोर। लेकिन यहाँ पे लोग अपनी सच्ची दोस्तियां निभाएंगे, जो भी अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करें हमारे मेटल के, जो उनके सच्चे दोस्त है वो उनको उस कंडीशन में भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नॉन आयनाइजेबल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्नर के बारे में। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिज लाइफ यू कैन रीड दिस, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू जस्ट इग्नोर दैट।
अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने पहले टर्म के बारे में, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब अपना जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो इसको जो भी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, यही है अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि अगर ये वाले को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है अपना मेटल एटम कोबाल्ट, और ये लोग किससे जुड़े हुए हैं, 3 क्लोराइड आयन से जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे पूछे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो हम बोलेंगे 6। मतलब कि अगर हम बात करें विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कौन से लोग होंगे, तो कोबाल्ट होगा, Cl3 होगा, NH3 होगा, और वो भी कितना, 3। तो ये जो पूरा हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। इसके पास आपको बाहर में 4- चार्ज भी दिख सकता है, 3+ चार्ज भी दिख सकता है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि एक ऐसा चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, ये सब मिलके क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट कैन आइदर हैव 0 चार्ज ओवरऑल, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव, इट कैन आइदर बी नेगेटिव एज वेल, ठीक। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड थिंग, सेंट्रल एटम या आयन। इसके बारे में तो हमने बड़े अच्छे से बात कर ली कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें जो बीच वाला एटम होगा, जिसके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आके उससे जुड़ेंगे, और वो भी एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। ये सब हम लोग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे डिसाइड होता है, दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है उसके अराउंड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम या फिर आयन, ठीक। अब ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम कौन है, निकल, यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट, और यहाँ पे कौन है, आयरन, ठीक। Ni2+, CO3+, Fe3+। ये 3+, 2+ कहां से आया, दैट विल सी लेटर इन द चैप्टर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये जो सेंट्रल एटम आयंस है उनको हम एक नाम और से जानते हैं, लेविस एसिड्स। लेविस एसिड्स कैसे स्पीशीज होते थे, आपको याद होना चाहिए। लेविस एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, तो इट इज समवट रिलेटेड टू दैट ओनली, तो इनको हम लोग लेविस एसिड्स भी बोलते हैं। अगला चीज क्या है, लिगैंड्स। लिगैंड्स, ये वर्ड हमने पहली बार सुना, लिगैंड्स। अब देखो, ये जो आयंस हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल वाले, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स। तो सिंपल शब्द में, जो भी अपने सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर ये बोले कि ये लोग, जो लोग इसके सच्चे दोस्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स। अब ये लोग सिंपल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि Cl, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि पानी और NH3, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि ये, अभी इसका नाम देखेंगे क्या होता है, और इसका भी नाम देखेंगे, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि प्रोटीन। तो कुल मिला जुला के मेटल जो है उसका जो दर्द है पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको जो भी लोग कम करेंगे और इससे सच्ची दोस्ती जो निभाएंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स, है ना। अब लिगैंड्स को थोड़ा यहाँ पे ढंग से समझना है। हमको एनसीईआरटी में दी गई एक एक लाइन को लिगैंड से रिलेटेड जो भी लिखा हुआ है बड़े अच्छे से समझना है। ज्यादातर बुक्स में हमको ये सब बातें बड़े अच्छे से एकदम अलग अलग करके लिखी रहती है, पर ये 6-7 लाइन में इसको निपटा दिया है। तो लिगैंड्स को अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पे हमको पहले तो एक वर्ड समझने की जरूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी, है ना। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि दांत से रिलेटेड है, डेंटिस्ट, है ना, याद आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बीच में अपना मेटल होता है और अपना जो लिगैंड है वो कितने दांत इसके ऊपर गड़ाएगा अपने, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डेंटिसिटी। जैसे कुछ लिगैंड्स होते हैं जो अपने 2 एटम्स को तैयार करके रखते हैं कि चलो आक्रमण करो, तो मेटल जो है, अगर कोई भी लिगैंड 2 लोगों अपने 2 एटम से जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है, 2 है। और अगर कोई 1 से जुड़ेगा तो उसकी डेंसिटी 1 होगी, कोई 3 से जुड़ा तो डेंसिटी 3। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास एक ऐसा भी आदमी है जिसकी डेंसिटी 6 है, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो आई होप कि डेंसिटी क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे जिनके पास एक ही दांत होगा उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड। जिनके पास क्या होगा, सिंगल डोनर। और सिंगल डोनर वाले कितने लोग हैं, अपने पास Cl- है, H2O है और NH3 है। NH3 में कौन होगा, N, H2 में कौन होगा, O, और Cl में तो Cl ही को होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 डोनर एटम्स लेके बैठे हुए हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना है। इसका नाम क्या है, इथेन 1,2, इथेन 1,2 डाईअमीन। एक बार इसको बनाते हैं, पहले तो हम उधर नहीं देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले हम बनाते हैं इथेन, CH3 CH3। दोनों से अगर हम इसका नंबरिंग करें तो 1 2, दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, एक एक अमीन जुड़ा हुआ है। तो इसका एक H हटाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा CH2, इसको भी करना पड़ेगा CH2, और इससे हम क्या जोड़ देंगे, NH2, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, NH2, बन गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं, नाइट्रोजन के पास 2 नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेगा, मेटल को दोनों तरफ से पकड़ता है, एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी इज 2। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगैंड, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपने पास और है, अच्छा इसको प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, N, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये N। इथेन 1,2 डाईअमीन को प्यार से हम क्या बोलेंगे, N। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल जिसका नाम क्या है, ऑक्सलेट।
ऑक्जेलेट, इसको अगर हम बनाएं तो ये कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O O और एक C और होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा और ऐसा होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, C2O4 2-, दो नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन एटम्स हैं। तो ये भी क्या करता है, मेटल को 2 जगह से पकड़ेगा, इसीलिए इसकी डेंसिटी भी 2 है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइडेंटेट। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलीडेंटेट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, नाइट्रोजन है और वो 3 लोगों से जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 NH2 और ऐसे ही करके सेम लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है और इधर भी नाइट्रोजन, दोनों के पास होंगे, तो यहाँ तो 4 लोग हो गए। तो ये लोग इस मेटल को क्या करेंगे, 4 तरफ से पकड़ेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है पॉलीडेंटेट, मतलब कि इसके पास 2 से ज्यादा दांत हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लिगैंड जिसके बारे में हमको बात करना है, EDTA। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी क्या है, 6 और इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। बहुत ही आसान है, इसको बस हमको इसका EDTA का बस नाम याद रखना है और हम आराम से बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इथाइलिन। चलो ठीक, इथाइलिन ऐसे बनेगा, CH2 अभी हमने बनाया ना इथाइलिन डाइअमीन, तो यहाँ पे NH2 बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, इतना तो हमने पहले ही बनाया है। अब यहाँ पे हमको जोड़ना है टेट्रा एसीटेट, मतलब कि 4 एसीटेट आयंस जोड़ने हैं। और हम कहाँ से जोड़ पाएंगे, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकालें तो हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, एसीटेट क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। एसीटेट क्या होता है, एसिटिक एसिड वाला आयन, तो COO- CH3COO- क्या होता है, एसीटेट होता है ना। तो एसीटेट को हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो हम 2 अगर हम H निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3COO-, फिर यहाँ से भी CH3COO-, यहाँ से भी ये वाला दोनों H हटाएंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, CH3COO-, यहाँ भी क्या जोड़ेंगे, CH3CO-। अब अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर है, इस वाले के पास भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज हमको दिखाई दे ही रहा है। तो 4 नेगेटिव चार्ज और इधर 2 नाइट्रोजन ऐसे जिनके पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो 4 और 2 मिला के डेंसिटी ये लोग क्या बना देते हैं, 6। मतलब ये लोग मेटल को 6 तरफ से पकड़ेंगे और ऐसा पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। मतलब ये आदमी अकेला मेटल के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है और एक बार में कोऑर्डिनेशन नंबर = 6 को सेटिस्फाई कर देगा। यू नीड टू ओनली टेक 1 एंड इट विल बी डन। मतलब कुल मिला जुला के बहुत ज्यादा टाइप का आदमी है ये। ठीक है, ये बात समझ में आई। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगैंड। देखो इसका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया एकदम सेम वैसा ही, और इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया लिगैंड, नया टर्म पढ़ने वाले हैं, चिलेट लिगैंड। अब चिलेट का मतलब क्या होता है, चिलेट मतलब कि किसी भी चीज को एकदम ऐसे पकड़ लेना कि पूरा ऐसे वो घिर जाए चारों तरफ से। अब देखो ये लोग जब इसको पकड़ेंगे ना, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे कि यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कंप्लीटली ये लोग बंद हो जाएंगे। जैसे एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारा मेटल है, उससे एक आदमी जुड़ रहा है, सपोज करो Ca, या फिर एक आदमी जुड़ रहा है NH3। यहाँ पे कोई रिंग विंग बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो इधर खाली जगह है, नो रिंग इज गेटिंग फॉर्म। लेकिन अगर हम यहीं पे मान लो एक ऐसा मेटल लेके आए जो हमारे इथाइलिन EDTA से जुड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, 6 तरफ से इसको जकड़ेगा और ये सब मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जहां पे भी ऐसा कुछ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगैंड्स। ऐसे लोग जो रिंग बना लेते हैं और बहुत ही ज्यादा जकड़ लेते हैं मेटल को, वहां पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि चिलेट लिगैंड्स है। और यहाँ पे द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द लिगैंड। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सच कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स। और ये लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि किसके कंपैरिजन में, यूनिडेंटेट के कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक आदमी अगर 4 तरफ से पकड़े और कोई एक आदमी एक तरफ से पकड़े तो छुड़ाना कहाँ पे आसान होगा, ऑब्वियसली एक वाले को। तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। एम्बीडेंटेट, देखो एम्बी जो वर्ड है ना, वो अपने एक, याद है अपने पास एक जैकेट होता था सबके पास, जिसमें क्या होता था, हम उसको दोनों तरफ से पहन सकते थे। एक तरफ से वो क्या होता था, ब्लू, और दूसरी तरफ से वो क्या होता था, सिल्वर। इट कैन बी एनी कलर। लेकिन एक टाइम पे क्या होता था, हम या तो सिल्वर वाला कलर पहन बाहर दिखा सकते थे और या तो ब्लू वाला। लेकिन हम लोग जब बाहर जाते तो, और इसके पास तो लगता है 2 जैकेट है। तो ऐसे ही कुछ अपने लिगैंड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, है ना। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स क्या करते हैं, इनके पास 2 डोनर साइड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये HCN-। यहाँ पे सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर्स है ऑब्वियसली, और नाइट्रोजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जब इसका मन करता है तो नाइट्रोजन से बोलता है कि तुम चले जाओ देने, और कभी कभी इसका मन करता है तो सल्फर भी चला जाता है। लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड एक्टिव रहती है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, जब ऐसा होगा तो हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, और जब ये होता है तो साइनेटो, है ना। देखो नाम लिखा होगा यहाँ पे, नाम तो अभी नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, हम लोग पढ़े, अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है।
हाँ, जब एस जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कब कौन जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है या एस जुड़ रहा है। उसी तरह से अपने पास NO2 भी है। NO2 के पास भी एक नाइट्रोजन है जो दे सकता है और एक ऑक्सीजन है, वो भी अपना बॉन्डिंग कर सकता है। तो कभी नाइट्रोजन कर लेता है, कभी ऑक्सीजन कर लेता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही करता है। तो जब जो करता है बस उसका नाम हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ 2 ही एम्बिडेंटेड लिगैंड्स पढ़े हैं, पूछिए। ठीक, चलो अब जितने भी लिगैंड्स हमने यहाँ पढ़े वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड वी हैव टू कीप ऑल ऑफ देम इन माइंड सो दैट जब भी हम क्वेश्चंस करें तो हमको दिक्कत ना। ठीक, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं अपने दूसरे टर्म के बारे में, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बारे में हम लोग शुरू से काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड। बस कुल मिला जुला के कितने नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स एक मेटल एटम से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि अपने मेटल एटम के सच्चे दोस्त। जैसे कि यहाँ पे 6 इसका है, यहाँ पे क्योंकि ये C2O4 है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, अपना ऑक्सिलेट है, और इसकी डेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी, 2। तो ये एक बार में 2 लोगों को एक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, मतलब कि टोटल कितने जगह से ये जुड़ रहा होगा, 6 जगह से। तो इसीलिए इसकी डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, आयरन की 6। आयरन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। उसी तरह से यहाँ पे देखो EN भी क्या था, इथाइलिन 1,2 डायमीन, जो हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जगह से दो लोग पकड़ेंगे। एक इसका बाहर आएगा तो 2 जगह से कोऑर्डिनेट कर लेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक, चलो हमको ये भी ध्यान रखना है, हम सिर्फ यही नहीं गिन लेंगे कि अच्छा 3, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। हमको देखना है कि वो कैसा लिगैंड है, वो डाइडेंटेट है या फिर पॉलीडेंटेट है या मोनो है, कैसा है, दैट वी हैव टू सी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बात हम लोग जनरली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पर नहीं करना है, ध्यान से देखना है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल एटम का, ये सिर्फ किससे डिटरमाइन होगा, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं लोग मेटल के साथ, दैट इज ओनली गोइंग टू टेल। अगर कोई आदमी मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना ले रहा है तो उसका पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, पाई बॉन्ड्स इफ फॉर्म बिटवीन द लिगैंड एंड द सेंट्रल एटम आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक, तो वी आर गोइंग टू काउंट ओनली 1 बॉन्ड इवन इफ इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, या जितने भी। हमको सिर्फ किससे मतलब है, सिग्मा, और हम इसी को सिर्फ एक को ही कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करेंगे। पाई का कोई रेलिवेंस हमारे लिए नहीं है। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज समवट सिमिलर टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बस क्या है अपना, अगर हम ध्यान से देखें तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। इसमें अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, बस इतना सा। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लोग हैं वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब इसमें हमको क्या कंसीडर करना है, सेंट्रल मेटल एटम को, जो लिगैंड्स उससे अटैच्ड है, और वो सब किसमें इंक्लोज्ड होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। उन्हीं को बस हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो वो कैसा दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो वो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 5। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का एक और क्राइटेरिया है क्या, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब एक स्क्वायर बन जाए और ऊपर एक क्या रहे, पिरामिड। ठीक, ये भी ऐसा कुछ होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगैंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। देखो, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या लिख रहा है ये, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। बस सिंपल सी बात है कि हमको इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे, जैसे सब हमको सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। हमको पता है कि CN के एक के पास कितना चार्ज होता है, -1, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ओवरऑल चार्ज कितना है, 3-। अगर इसको सॉल्व करें तो 3- और ये -4 हो जाएगा, तो सॉल्व होकर ये कितना हो जाएगा, +1। मतलब कि अपना जो कोबाल्ट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। ये हम लोग ऑलरेडी अपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। बहुत ही आसान है। होमो हमको पता है कि सब एक जैसे लोग होते हैं। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग हो जाते हैं। जैसे कि NH3, यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी लिगैंड्स हैं सब कौन से, NH3 है। लेकिन यहाँ देखिए 4 NH3 है, 2 Cl है, मतलब 2 अलग अलग तरह के लिगैंड्स हो गए। इसलिए ये क्या हो गया, हेटेरोलिप्टिक, और ये क्या हो गया, होमोलिप्टिक। सिंपल, बस, और कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पूरा सिस्टमैटिक रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आराम से हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले अगर हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखा है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, है ना। तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं हमको याद रखना है कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम को। और जो लिगैंड्स हैं उनको हम किसमें लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए हमको उनका नाम अच्छे से पता होना चाहिए। और जो प्लेसमेंट है उसमें चार्ज का कोई रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी के पास लोन पेयर है या उसके पास 0 चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको आगे पीछे करे उस बेसिस पे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। हमको सिर्फ किसको कंसीडर करना है,
उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। चलो, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। पॉलीडेंटेड मतलब जो एक से ज्यादा जगह से उसको जकड़ रहे हैं। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगैंड, जैसे कि मान लो EN है ना, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगैंड। जैसे EN है, हमने इथाइलिन 1,2-डायमीन है, तो इसका जो पहला लेटर होगा E, उससे हम उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर वो चार्ज नहीं भी है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखे कि बाहर चार्ज 0 था, कभी प्लस था, कभी माइनस था, लेकिन हम लोग हमेशा उसको किसमें इंक्लूड करना है, हमको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना ही डालना है। व्हेन लिगैंड्स आर पॉलीएटॉमिक, their formulas are enclosed in parenthesis. Ligand abbreviations are also enclosed in parenthesis. Parenthesis मतलब ब्रैकेट, ठीक। चलो, there should be, बोल रहे पॉलीएटॉमिक मतलब अलग अलग तरह के लिगैंड्स है, तो उनको ब्रैकेट में अलग अलग करके लिख देना है। there should be no space between ligands and the metal within a coordination। ये नहीं कि उसके बीच में जगह दे रहे हैं, जस्ट चिपका के लिख देना है। When the formula of charge entity is to be written without that of counter ions, the charge is indicated outside। जैसे कि यहाँ पे अगर हम काउंटर आयन नहीं लिख रहे हैं इसका, तो हमको चार्ज को क्या करना है, बाहर इंडिकेट करना पड़ेगा, जो कि राइट साइड पे होगा, और वो भी सुपरस्क्रिप्ट में, मतलब ऊपर, नीचे नहीं। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ अनायन, वो तो हम अभी करने सीखेंगे, ठीक। अब बिफोर स्टार्टिंग द नोमेनक्लेचर लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नाम देख के लिखना सीखेंगे मेटल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना है, हमारा नाम क्या है, टेट्रा अमीन एक्वा, देखो टेट्रा अमीन यहाँ तक, फिर एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। हमको पता है कि सबसे पहले तो हमको क्या लिखना होता है, मेटल लिखना होता है, ठीक। उसके बाद टेट्रा अमीन है, मतलब अमीन, अमीन में AM है, और एक्वा मतलब पानी, तो Q बाद में आता है, M पहले आता है, तो पहले किसको लिखेंगे, अमीन को लिखेंगे। और यहाँ पे 4 है क्योंकि टेट्रा लिखा है, और उसके बाद एक्वा, एक्वा एक ही है इसीलिए एक ही लिख देंगे, और उसके बाद क्लोरिडो, अच्छा एक क्लोरीन भी है, इनको फिर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, हमसे बोला गया कि कोबाल्ट जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3, ठीक। तो हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना होगा कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा। तो अपने पास मेटल के पास तो +3 हो गया, NH3 के पास 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, पानी का भी वही सेम केस है, और हमको पता है कि क्लोरीन का क्या होगा, -1। तो ओवरऑल अगर हम चार्ज देखें तो कितना आ रहा है, +2, जो कि कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, क्या हमने सही आंसर लिखा है, देखो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल गए, पैरेंथेसिस में डालना, ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है ना, तो इसको पैरेंथेसिस में लिखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एक बार इसको मिटा देते हैं। देखो ध्यान से देखना है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम मतलब कि इट इज द काउंटर आयन, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। हमको मेटल पकड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिंक लिख देंगे। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सी मतलब OH- और टेट्रा है मतलब 4, और उसके बाद हमको इसका चार्ज डिसाइड करना है। हमको बोल रहा है कि जिंक का चार्ज कितना है, +2, तो +2 और इसका -1 होता है, और क्योंकि ये 4 है तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 4 विल बी इक्वल टू -2, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2। और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम है बाहर, तो अगर यहाँ पे 2 माइनस है तो हमको 2 K+ चाहिए होंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2ZnOH4, है ना, ऐसा कुछ। इज इट ओके? चलो अगला सवाल करते हैं। ये है अपना अगला सवाल। हमसे क्या बोला गया, मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम, और ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट मतलब OX और ट्राई, तो ऑक्सलेट को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिख देते हैं, या फिर हमारे पास एक चॉइस और है कि हम Al लिखें और C2O4 लिखें, और इसको कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, बस इतना ही कुछ है। एल्यूमिनियम का बोल रहा है +3 चार्ज होता है, हमको पता है इसके पर -2 होता है, तो -2 × 3, और वो किसके बराबर है, 0। अभी हमको नहीं पता, अभी हमको ये किसके बराबर है हमको भी पता नहीं, तो 3 - 6 विल बी इक्वल टू -3, और यहाँ पे आ जाएगा -3, मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, K3, ठीक है। देखो अब ये सब चीजें हम इतनी जल्दी कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको याद है कि कौन सी लिगैंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, और ये कैसे याद हुआ है, बार बार पढ़ के, तो आपको भी बार बार पढ़ना होगा ताकि याद कर पाए, ठीक है। ये भी आंसर देखो सही है बिल्कुल, K3Al C2O4 होल थ्राइस, ठीक। अगला सवाल करते हैं, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखने हैं ध्यान से। देखो अपना मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, फिर हमने क्या लिया है, 20। देखो 20 यहाँ क्यों लिए हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे 20 कहाँ से आया है। 20 मतलब 2 होता है, तो इथेन 1,2-डायमीन मतलब कि EN, और ये 20 है मतलब 2 है, और डाई क्लोरिडो। अच्छा, क्लोरिडो पहले लिखना होगा क्योंकि ये इसके पहले आता है, ऑब्वियसली ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो पहले हमको क्या लिखना होगा, कोबाल्ट लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा Cl2, उसके बाद लिखना होगा En होल 2, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। हमसे बोला गया कोबाल्ट जो है वो +3 में है, ये -2 होगा, और अगर हम ओवरऑल ऐड करें तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पे +1 है, और क्या बाहर कोई है नहीं, तो हमको इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। सो दिस विल बी आवर आंसर, ऐसा कुछ है ना। इसको देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकल, निकल है और कार्बोनिल है वो भी 4, और चार्ज बता दिया इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी 0, तो वहाँ बाहर भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट।
नेम, हम लोग के पास जब नाम लिखा रहे तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। दिस इज कंप्लीट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर अपने पास कंपाउंड का नाम लिखा होगा तो हम उससे कंपाउंड कैसे लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको कंपाउंड दिया हुआ है और आपको उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो ये थोड़ा सा इससे टफ होगा पिछले वाले से, लेकिन ईजी है, उतना भी कुछ टफ नहीं है। देखो ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हमको कटायन जो है उसको फर्स्ट लिखना है, ये हमेशा से हमने किया है। जैसे अगर हम बात करें NaCl की तो हम सोडियम को पहले लिखते हैं। सोडियम क्या है अपना Na+, तो दैट इज अ कटायन। वी नेम कटायन ऑलवेज फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या बोल रहे हैं कि अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है, कभी वो हमको न्यूट्रल भी दिखाई देती है, कभी वो हमको नेगेटिव चार्ज के साथ दिखाई देती है और कभी वो पॉजिटिव चार्ज के साथ भी दिखाई देती है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, देखो अगर ये नेगेटिव हुआ तो कटायन हो जाएगा अपना इधर कोई, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर अपना जो अनायन होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमको कटायन को पहले लिखना है। अपना कटायन अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर हुआ तो पहले हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर को लिखेंगे, और अगर अपना कटायन काउंटर आयन हुआ तो पहले हम काउंटर आयन को लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर दिस, इट इज हियर। देखो हमने क्या किया, पोटेशियम को पहले लिखा है ना। सी का आंसर देखते हैं। सी देखो ये अपना कंपाउंड है, ये K3 क्या है, इसका काउंटर आयन है, तो हमने इसको क्या लिखा, बाद में लिखा है। हमारा अगला रूल है कि जो लिगैंड्स है उनको हमको किस ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, मतलब कि पहले हम सारे लिगैंड्स का नाम लिखेंगे, जितने भी लिगैंड्स होंगे, एंड दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद हमको मेटल को लिखना है। जबकि जब अपने हम नाम से उसका फॉर्मूला लिखते थे तो सबसे पहले हम मेटल को लिखते थे, उसके बाद हम लिगैंड्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना है, यही लिखा हुआ है। दिस प्रोसीजर इज रिवर्स्ड फ्रॉम राइटिंग फॉर्मूला, अलग कर रहे हैं यहाँ पे, उल्टा कर रहे हैं। द नेम ऑफ, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना है कि जो अनायनिक लिगैंड्स हैं उनके लास्ट में हमको O लगाना है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी अनायनिक लिगैंड्स के बारे में, तो जैसे मान लो कि साइनेट Cn- है, ये अनायनिक लिगैंड है, तो इसको हम लोग, ये एक्चुअली में तो थायोसाइनेट है, पर जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, थायोसाइनेटो। वी हैव टू पुट O हियर, ठीक। और जब न्यूट्रल और कटायनिक लिगैंड्स होंगे तो उनको हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। जैसे देखो पानी के लिए हम वाटर यहाँ नहीं लिखने वाले, हम यहाँ लिखेंगे एक्वा। NH3 के लिए M वाला अमीन, और कार्बोनिल किसके लिए लिखेंगे, CO के लिए। NO के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल। ये सारे क्योंकि न्यूट्रल और आइदर इट कैन बी कटायनिक, NO+ होता है, तो इन लोगों के लिए हमको नाम में कुछ भी O लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दीज आर इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, इनको हमको किसमें इंक्लूड करना होगा, ब्रैकेट के अंदर। अब देखो 20 कहां से आया था पीछे, वो देखना है। अगर मोनो डाई ट्राई हम लिखते हैं, टेट्रा तक भी हमने लिखा था, जितने भी नंबर होंगे बेस्ड ऑन दैट। व्हेन द नेम्स इंक्लूड लिगैंड्स न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखा था इथेन 1,2 डाइअमीन, याद आ रहा है, इथेन 1,2 डाइअमीन, इसमें क्या देखा कि हमारा जो नाम है उसमें पहले से ही 1,2 आ गया है। तो इस केस में हम डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रा किस फॉर 4, ठीक है, याद रखना है। टेट्रा किस, बिस एंड ट्रिस कब करेंगे, जब हमारा जो लिगैंड है उसके नाम में ही 1 2 3 4 या कोई भी ऐसा न्यूमरल आ जाए, ठीक है। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल लिया गया है। इसको जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि पहले हमको किसको लिखना है, सारे लिगैंड्स को लिखना है। तो क्लोरीन है और ये क्या है, फिनाइल फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ट्राइफिनाइल मतलब इसके नाम में ही ट्राई आ गया। तो अब हम यहाँ पे ये क्योंकि 2 है तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे फिर से बाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऐसे नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना होगा, ट्राई तो इसके नाम में पहले से ही था, हमको बिस भी देखना है, तो बिस हम यहाँ इस केस में लिखेंगे। और डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो में O क्यों आया, क्योंकि Cl एक अनायनिक लिगैंड है, और निकल लिख दिया हमने, और 2। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कटायन, अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चाहे कुछ भी हो, हमको कटायन अपना जो मेटल है उसके साथ पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना ही होगा, चाहे 1 2 हो 3 हो, और वो भी रोमन लेटर्स में 1 2 3, वैसे नॉर्मल वाला नहीं लिखना है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कटायन, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान से देखना है। अगर अपना कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मेटल का जो नाम होगा वो हम बिल्कुल सेम लिख देंगे, जैसे कि निकल है तो निकल ही छोड़ देंगे, जिंक है तो जिंक छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अनायन आ गया, ठीक है, अब वहां पे क्या करें, जैसे अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कि अपना जो ये चीज है ये नेगेटिव आ गया, तो क्या करेंगे, तो हमको याद रखना है कि मेटल के नाम के आगे हमको लगाना होगा 8। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ 2- आ गया। अब कोबाल्ट को हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना होगा, कोबाल्ट 8, ठीक। जैसे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, कुछ लोग के लिए हम लोग लैटिन नेम्स भी यूज करते हैं, जैसे कि आयरन के लिए आयरन नहीं लिखते हैं, फेरेट लिखेंगे, ये भी याद रखना है। तो हमने इतने सारे रूल्स पढ़े, आई होप कि रूल्स सबको समझ में आ रहे हैं। अब एक आखिरी रूल, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, अगर अपना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया तो नेम सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन, मतलब कि अगर अपना जो कॉम्प्लेक्स आयर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर वो न्यूट्रल आ गया तो हम लोग सब कुछ सारे रूल्स कटायन वाला फॉलो कर देंगे बस। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, PT NH3 होल
2 क्लोरीन NO2 और स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 0 चार्ज है, मतलब कि हमको इसका नाम किसके हिसाब से करना है, जैसा हम कटायन के लिए जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिगैंड लिखते हैं। हमको पता है कि लिगैंड जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखे जाते हैं तो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। एक फायदा हमारा हो जाता है कि हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में नहीं सोचना है। अब देखो यहाँ पे 2 है तो क्या लिखोगे, डाई अमीन, ठीक। उसके बाद क्लोरिडो, क्योंकि ये है अपना एक नेगेटिव अनायन, और ये क्या है, NO2 क्या होता है, NO2 माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। और ये किससे जुड़ा हुआ है, N से। देखो O से जुड़ा होता है ना तो ये ऐसे लिखा रहता, ऐसे करके लिखा रहता। अभी अगर ऐसे लिखा है मतलब ये N से ही जुड़ा हुआ है। ये हो गया। उसके बाद हमको किसका नाम रखा है, इसका 0 चार्ज है तो हम मेटल को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, प्लैटिनम, और उसका चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो Pt के लिए x हो गया, NH3 का 0 हो गया, Cl का -1 हो गया, NO2 का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो टोटल अगर हम और टोटल चार्ज बाहर कितना लिखा है, 0, तो x - 2 = 0, x विल बी इक्वल टू +2, मतलब प्लैटिनम क्या हो गया, 2। ये हो गया इसका नाम। लेट अस चेक कि हमने सही लिखा है क्या, डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन प्लैटिनम 2। देखो बिल्कुल सही लिखा है। चलो अब अगला देखते हैं, K3Cr C2O4 होल थराइस, और ये है नाम। चलो इसका नाम लिखना है। देखो अगर यहाँ पे K3 है मतलब कि बाहर ये 3 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए है, मतलब कि अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक। हमको पता है कि सबसे पहले तो हमको किसको लिखना होगा, अपने कटायन को लिखना होगा, तो हमने पोटेशियम लिख दिया भैया। अब इसके बाद हम अपने लिगैंड्स का नाम लिखना शुरू करते हैं। ये हमको पता है कौन है, ऑक्सलेट है, तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सलेटो, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव है, इसके पास कितना चार्ज होता था, 2 माइनस, याद आ रहा है। और उसके बाद हमको लिखना है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्रोमियम को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना होगा, क्रोमेट। क्रोमियम नहीं लिख सकते, क्रोमेट लिखना होगा। और साथ ही साथ हमको ये देखना होगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्या उसका चार्ज 3 माइनस होगा, बिल्कुल नहीं, वील हैव टू कैलकुलेट। x माइनस, इसके पास 3 है तो मतलब ये -2 होता है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, एंड द चार्ज इज ओवरऑल 3 माइनस, तो x - 6 = -3, x कितना हो गया, प्लस का 3, मतलब कि क्रोमेट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यही तो लिखा है। लेट अस सी द आंसर, पोटेशियम, एक चीज छूट गया, ट्राई लिखना था दोस्तों, 3 है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट